हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। क्या आपको पता है अभी हमने कितनी क्लास की हुई है? बहुत थोड़ी सी क्लास की हुई है हमने। इसी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीजीएल 2023 में आए हुए हैं। तो आप खुद सोचो, अगर आप एक महीना कंटिन्यू रह जाते हो मेरे साथ तो कितना कुछ हो जाएगा और जीके में कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलो क्लास को शुरू करते हैं और आप कंटिन्यू रहो, रिविजन करते रहो, अदरवाइज कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आओ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। An elastic wave generated by an impulse such as an earthquake or an explosion is called. Option is tectonic shift, sound wave, seismic wave, epicenter. भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग से उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव से आपको अब यहां से ना इसके वेव याद रखना है कि सिस्मिक वेव के कितने टाइप होते हैं। तो एक होता है पी वेव, ठीक है, दूसरा होता है एस वेव, और तीसरा होता है एल वेव, और चौथा होता है आर वेव। क्वेश्चन आता है कि बॉडी वेव कौन सा है। ठीक है, अभी मैं समझाता हूं बॉडी वेव क्या होता है, बट अभी फैक्ट याद कर लो कि बॉडी वेव बोलते हैं पी वेव और एस वेव को, और इसको बोलते हैं सरफेस वेव। सरफेस वेव। अब बॉडी वेव किसको बोलते हैं? बॉडी मतलब शरीर, ये अर्थ है, अर्थ की बॉडी मतलब अंदर से जो वेव निकलती है उसको बोलते हैं हम लोग बॉडी वेव। और जो सरफेस पे, ठीक है, जो ज्यादा तबाही मचाती है वो है सरफेस वेव। ठीक है, एल वेव और आर वेव। अब आपको ध्यान रखना है एक एपिसेंटर होता है। ठीक है, एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या होता है कि जब पी वेव, क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी वेव सबसे पहले डिटेक्ट होती है, तो वो पी वेव होती है, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि भूकंप कहां आया और कितना आया। ठीक है, और कितना आया वो हम लोग डिसाइड करते हैं रिक्टर स्केल पे। रिक्टर स्केल पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कितनी तबाही वाला आया है। स्केल होता है 0 to 7। ठीक है, और रिक्टर स्केल के फाउंडर रिक्टर स्केल, और एक और याद रखना, गुटनबर्ग। ठीक है, गुटनबर्ग। गुटनबर्ग स्केल भी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रिक्टर स्केल, तो आंसर हो जाएगा गुटनबर्ग। सरफेस वेव में एल वेव आपको ध्यान रखना है, क्यों? मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला जो वेव है वो होता है एल वेव। अब क्वेश्चन इसमें एक और आता है कि पी वेव जो है ये कहां कहां मूव कर सकता है, तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में ट्रेवल कर सकता है। बाकी जो तीन वेव बच गए, ये तीनों सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही मूव करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द रोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड? रोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? तो देखो, आप रोआ जो है ना, ये आप रीवा से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि रीवा हरियाणा में है। आप सोचोगे हरियाणा आंसर हो जाएगा, ये रोआ है। राइट आंसर त्रिपुरा होगा। त्रिपुरा में एक और नेशनल पार्क है, उसका नाम है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है कहां? त्रिपुरा में। अब मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि क्लाउडेड लेपर्ड जो है किस स्टेट का स्टेट एनिमल है, तो आप बोलोगे त्रिपुरा ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। लेकिन यही मैं बोलूं कि स्नो लेपर्ड कहां का है, तो आपको ध्यान रखना है लद्दाख। इसमें कंफ्यूज होते हैं तीनों में। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा, क्लाउडेड लेपर्ड किस स्टेट का स्टेट एनिमल है, दैट इज मेघालय, एंड स्नो लेपर्ड कहां का है? लद्दाख का। ये अब ध्यान रखना, ये कहां पाए जाते हैं, किसमें? हेमिस नेशनल पार्क में। हेमिस नेशनल पार्क कहां है? लद्दाख में। अब हरियाणा का एक याद रख लेना, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ध्यान रहेगा। और असम का मैंने बहुत बता रखा है आपको, आपको मुझे कमेंट में बताना है, ताकि चेक कर रहा हूं आप लोग रिवाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। थर्ड क्वेश्चन देखो। वेयर इज द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ आरबीएल बैंक लोकेटेड? श्रीनगर, पटना, बेंगलुरु, मुंबई। तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में ही हेडक्वार्टर है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का। ठीक है, सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ, ये भी ध्यान रखना। और यहां से अब आपको ये मैं बताऊं कि नेशनलाइज्ड जो टोटल बैंक है, क्वेश्चन आता है कि कितने हैं जिनकी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, टोटल बैंक कितने हैं, तो वो हैं 12। पहले कितने थे? 14। तो ये दो कहां गए? तो दो बैंक, विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। किसके साथ? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। तो 14 थे, दो मर्ज हो गए, इसीलिए अब कितने बच गए? 12। नरसिम्हम
नरसिम्हम कमेटी को हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन आता रहता है इसमें। नरसिम्हम कमेटी 1991 में बनाई गई थी, जिसमें बैंक रिफॉर्म को लेकर क्या रिकमेंडेशन है, क्या होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया गया था। बैंक किस तरीके से काम कर रहा है। तो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। और ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज 1992 में ही आपको आया था एलपीजी, लिबर्टाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से हमारे इंडियन की इकोनॉमी में बहुत ही मतलब जल्दी एस्केलेशन आया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आपको लिंक करके पढ़ना है। देखो क्वेश्चन ये था कि हेडक्वार्टर कहाँ है, उससे रिलेटेड हमने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़े जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको इसको नोट डाउन करते रहना है और टाइमली रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी? होम्योपैथी के फाउंडर कौन थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल हैंडमैन। इसमें ऑप्शन में देखो एफ.जी. हॉपकिंस है। इन्होंने विटामिन जो है ये डिस्कवर किया था, और विटामिन को डिस्कवर किया था, लेकिन जो हम नाम बोल रहे हैं विटामिन, ये क्या है जी? तो ये सी फंक में क्वेश्चन ये आता है कि हु पॉइंट द नेम ऑफ विटामिन, तो सी फंक। लेकिन वही पूछ दे कि बनाया किसने, डिस्कवर किसने किया, तो वो एफ.जी. हॉपकिंस। रॉबर्ट कोच, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? ट्यूबरक्लेबैसिलस, क्या है ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से क्या होता है? टीबी, ये इन्होंने बताया था, जिसकी वजह से इनको हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हम लोग लुइस पास्चर को भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये आ जाए तो देख लेना कि ऑप्शन में क्या है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुइस पास्चर, ठीक है, या रॉबर्ट कोच। दोनों आ जाए तो आप लुइस पास्चर को ही टिक मारोगे। अब इसमें एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को याद रखना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पेनिसिलिन बनाई थी, पेनिसिलिन जो मेडिसिन होती है। उसके बाद आप एडवर्ड जेनर को याद रखो। एडवर्ड जेनर कौन थे? इन्होंने क्या बनाया था? स्मॉल पॉक्स बीमारी होती है, स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन बनाया था, ठीक है। स्मॉल पॉक्स के लिए सबसे पहले जो वैक्सीन आई थी वो एडवर्ड जेनर ने ही बनाया था, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। इसीलिए एडवर्ड जेनर को हम लोग फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन? एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अ चैनल ऑफ कैनाल वेयर वाटर इज फोर्स्ड टू फ्लो अगेंस्ट द स्लोप ऑफ लैंड बाय अपलिफ्टमेंट इज कॉल्ड। नहर का एक प्रवाह जहां उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध पानी को बहने के लिए मजबूर किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ग्राउंड वाटर टेबल, लिफ्ट चैनल, फ्लो चैनल, वारबंदी सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिफ्ट चैनल। लेकिन आपको पता है लिफ्ट चैनल किसको बोलते हैं? देखो मान लो ऐसा कुछ लैंड है, यहाँ पे पानी आ रहा है इस नहर में, कोई भी वाटर स्ट्रीम है यहाँ पे, और यहाँ से पानी आपको ऊपर चढ़ाना है। यहाँ पे अब एक जगह है, वहां पे ऐसे नहर को लेकर जाना है। तो अब यहाँ से पानी को क्या करोगे? लिफ्ट करोगे, ऊपर चढ़ाओगे ना, इसी को बोलते हैं लिफ्ट चैनल। वारबंदी एक इंपॉर्टेंट है, देख लो, जैसे इस एरिया में पानी देना है तो यहाँ से पानी आएगा। अब जब इसमें पानी हो जाएगा, अब वो किसान चाहेगा कि और पानी आए, तो नहीं, वहां से वो बंद कर दिया जाएगा, अब यहाँ पे होगा इस एरिया में। तो ऐसे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को बोलते हैं वारबंदी सिस्टम, ठीक है। ये सब सिंचाई के तरीके हैं। आपको याद रखना है कि सबसे जो लंबा जो कैनाल है वो कौन सा है? इंदिरा कैनाल। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। किस किस स्टेट से ये गुजरता है? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है। तो चलो आज की थी हमारी क्लास, कैसी लगी आपको बताना है। और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि आपको रिवाइज करना है। रिवाइज नहीं करोगे कुछ फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया कि आप क्लास ना ही देखो, अगर देख रहे हो तो टाइमली उसको रिवाइज करो, कॉपी में लिखो। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।